हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले दो चैप्टर किए हैं, मनी किया है, हमने बैंकिंग किया है। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ आर्य। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। चैनल का नाम है नॉलेज नेशन। ये सभी चीजें आपको पता है। आइए मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरे क्लास की पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम हैंडल #knowledge नेशन ज्वाइन कर सकते हो। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बुक्स यानी कि वीके की जो भी इकोनॉमिक्स की बुक होती है, जो भी आप मार्केट से परचेज करते हो, उसका लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा। आपको फ्री फ्री बुक्स मिलेंगी। बुक्स आपको फ्री में मिलेंगी। और आपको मेरे नोट्स और क्लास के पीडीएफ सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ फ्री में मिलेंगी। आपको बस इतना करना है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके बाद जितनी भी पीडीएफ आएंगी आप उसको निकालो, पढ़ सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन सेशन यानी एमसीक्यू सेशन होगा, एमसीक्यू के भी पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा। आप एमसीक्यू को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, एमसीक्यू को सॉल्व करने से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एमसीक्यू को समझना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस वैसे ही रहे। ऑप्शंस को अलग किया, क्वेश्चन में भी सेम हो जाए। चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो आपने यहाँ किया है मे बी वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पे मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करते हैं, हमें ऑप्शंस को भी देखना पड़ता है। वहां ऑप्शंस अगर दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तो आप फंस जाओगे। इसी के लिए एमसीक्यू को सिर्फ सॉल्व नहीं कीजिए, एमसीक्यू को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं, पहले करेंगे हम चैप्टर, फिर करेंगे उसका कंसेप्ट पूरा। आज पूरे ही चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करेंगे, गवर्नमेंट बजट के चैप्टर को। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसे ये है हमारा चैप्टर, आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम करने वाले हैं आज। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वीके की बुक को फॉलो किया है। आप देखो, आपके पास वीके की बुक है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ो। और ये भी मैं बोलता हूं, कोई भी बुक उठा लो, आप संदीप गर्ग उठा लो, किसी भी राइटर की बुक उठा दो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लो, सभी में मैटर सेम होता है। सिर्फ लिखने के तरीके में अंतर आ जाता है, यानी वर्ड्स डिफरेंट हो जाएंगे, किसी कंसेप्ट को पहले और बाद में किया गया हो, बट सिलेबस तो यही है। सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। जो सिलेबस आप इस बुक में पढ़ रहे हो वही चीज उसमें भी है, बस अलग वर्ड्स में है, अलग पैटर्न में है, बस इतना सा फर्क होता है। तो आप चाहे दुनिया की कोई सी भी बुक उठा के पढ़ लो, ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स की, चीजें आपको इतनी ही मिलेगी, क्योंकि सब वही चीज पढ़ा रहे हैं जो कि ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इररिलेवेंट चीज कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है। मेरा पूरा फोकस अभी टर्म वन के ऊपर है, तो आप ध्यान से इसको समझते जाना। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बजट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वर्ड का मतलब आपसे पूछना चाहता हूं। बजट मतलब होता क्या है? गवर्नमेंट मतलब सबको पता है, बजट मतलब क्या होता है? अब 2 मिनट दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि बजट होता क्या है। ठीक है। बजट क्या होता है? आप सोचो, मैं आपको जवाब देता हूं। बजट बेसिकली होता क्या है, आप जब कहीं जाने का प्लान कर रहे होते हो, सोच लो आप किसी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो। ठीक है। फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो या फिर कोई भी पार्टी प्लान कर रहे हो, तो क्या होता है, हम उससे पहले हम बजट करते हैं उसका। यानी क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा, अगर हम जाएंगे तो होटल का खर्चा इतना आएगा, खाने पीने का खर्चा इतना आएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इतने आएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से बजट प्लान कर रहे हैं अपने ट्रिप का। जो भी हम फैमिली ट्रिप पे जाने वाले हैं उसका बजट प्लान कर रहे हैं कि रूम रेंट कितना आएगा, एक्सपेंसेस कितने जाएंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, और वगैरह वगैरह चीजें जो भी आती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बजट। तो बजट से एक चीज तो क्लियर हो गया कि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रिप से आने के बाद करते हो बजट। नहीं, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, कमिंग ईयर के लिए या फिर फ्यूचर के लिए किया जाता है। यानी जो पास्ट में एक्शन हो चुकी है उसके लिए कभी बजट नहीं बनाया जाता है। ठीक है। बजट सिंपली क्या है, बजट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप अपने सारे खर्चे को मेंशन करते हो, सारे इनकम को मेंशन करते हो। आप ये भी लिखते हो ना कि इतने पैसे इधर से आए, इतने पैसे पापा से लेना है, इतना पैसा मम्मी से लेना है, इतना पैसा भाई से लेना है, बहन से लेना है। फिर उसके बाद इस तरफ आप लिखते हो कि कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं। फिर आप खर्चे को और इनकम को मिलाने की कोशिश करते हो, यही तो बजट होता है। अगर आपने बेसिक बजटिंग किया होगा, कोई फैमिली ट्रिप पे या कहीं भी जाते हो, तो आप ये चीज कर चुके होगे।
ठीक है। तो बेसिकली आपको दो पॉइंट ध्यान देना है कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको दिखाता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम। ओके। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, दिमाग में ये रखना है कि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, कमिंग ईयर के लिए होता है। जो पास्ट में हो गया, आप ट्रिप से आने के बाद जो करते हैं उसको हिसाब बोलते हैं, बजट नहीं बोलते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, आइए आप समझते हैं बजट का डेफिनेशन क्या है। और बजट को देखो, जितना पॉइंट मैंने आपको बोला दिमाग में रखने के लिए, उतने पॉइंट से हम अच्छा डेफिनेशन इसमें बना लेंगे। देखिए, बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में बना देगा बहुत प्यार से क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड मतलब फॉर फ्यूचर पर्पस। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन किस चीज की होती है? फ्यूचर चीजों की ना। जो चीज हो गया उसकी तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो तो हमें पता है क्या हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है जिसके अंदर सारे खर्चे और सारे इनकम लिखी हुई है। बजट, गवर्नमेंट बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के। ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ, विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सरकार जब बनाते, जैसे आप बजट बना रहे थे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करना है, शिमला का प्लान कर लिया या फिर गोवा जा रहे हैं। ठीक है, गोवा जा रहे हैं, वहां का ट्रिप प्लान कर लिए। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि गोवा में जाके मजे करने हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी बजट तैयार करता है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, बस इतना सा बात है, आपको अपने आप से रिलेट करना है, डेफिनेशन रेडी है, याद नहीं करना है कुछ भी। सीधे आप क्या करते हो? आप अपना एक्सपेक्टेड खर्चा और एक्सपेक्टेड इनकम लिखते हो। तो सरकार भी क्या करता है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है, शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आपका ऑब्जेक्टिव था गोवा में मजे करना, यहाँ पे क्या है इनका ऑब्जेक्टिव? इनका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब सरकार मोदी जी ये तो नहीं बोलेंगे कि हमें तो फॉरेन जाके मजे करने हैं। वो क्या बोलेगी? देश के ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। वो जो फिनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जो है, वो क्या करती है? जब बजट रिप्रेजेंट करती है तो वो क्या बताती है? ऑल द अबव कंक्लूजन ये है, ऑल द अबव कंक्लूजन ये है कि ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को हम इतने प्रतिशत से बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा ही कहती है। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। बन गया हमारा डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, गवर्नमेंट बजट इज स्टेटमेंट शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को इनकम बोल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रिसिप्ट बोल लो। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। उनका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। हालांकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ही है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको ना डेफिनेशन समझ में आया होगा। याद मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप से रिलेट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे अभी हमने ऑब्जेक्टिव देखा ना, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। चार ऑप्शन देगा, उसमें से कौन सा ऐसा है जो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। या फिर ये पूछ सकता है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। कौन सा इसमें से ऐसा है जिसको चुनिए जो कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब आपको पता है, हम सब ने नेशनल इनकम में पढ़ा है। जीडीपी मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, इसका वैल्यूएशन करने को ही हम जीडीपी कहते हैं। यानी इकोनॉमी के टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमी का जो इंडिया का जो मैप है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उनका मार्केट वैल्यू, उनका वैल्यूएशन करने को ही जीडीपी कहते हैं। तो सरकार का मेन मोटिव होता है जीडीपी को बढ़ाना। क्यों? ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी वेलफेयर ज्यादा होगा। आज क्या है, बहुत सारी चीजें बनती है बट सभी लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ है जो हाई सोसाइटी यूज करती है, कुछ मिडिल क्लास सोसाइटी यूज करती है, पुअर सोसाइटी यूज नहीं कर पाती है। तो इसी के लिए सरकार का पहला मोटिव होता है जीडीपी ग्रोथ, यानी कि सरकार का देश का जीडीपी इंक्रीज करना है। आपने न्यूज में बहुत बारी सुना होगा, जीडीपी पे बहुत डिस्कशन चलता है, बहुत डिस्कशन चलता है जीडीपी पे। यानी जीडीपी क्या है? जीडीपी के इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम को उस समय मैं जीडीपी को और डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। दूसरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सोचिएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब होता है कि रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल।
रिसोर्सेज का वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं किया जाए। जैसे वाटर है, ठीक है, रिसोर्स है, उसका वेस्टफुल एक्टिविटी ना किया जाए। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि रिसोर्स खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप रिसोर्स का वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो, इसी के लिए आप रिसोर्स को पर्टिकुलरली सही जगह एलोकेट करते हो ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। सरकार क्या है, बजट क्या करती है, जिसमें सारे खर्चे और सारे एक्सपेंडिचर दिखते हैं ऑफ गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिर हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज, ये है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड क्या होता है। तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड क्या होता है ना, आपको पता होगा कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड क्या है कि आप चाहे जितना मर्जी बाहर की कंपनी आ जाए, जितना मर्जी बाहर की कंपनी आ जाए, लेकिन सरकार हमेशा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड रखती है। यानी सरकार आपको ऐसी चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें सरकार अपनी फुल कंट्रोल रखती है। सरकार पूरी तरह से आपको प्राइवेटाइज नहीं कर सकती है। जैसे डिफेंस सेक्टर है, उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकती है सरकार। अगर ऐसा करेंगे तो मतलब दूसरी कंट्री का, दूसरी कंपनी का हमारे इंडिया पे होल्ड हो जाएगा, जैसे कि ब्रिटिश शासन में हुआ था। हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे उनको अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया, हमने धीरे धीरे उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दिया, हमने सब चीज दे दिया उनको। जो हमारे राजा थे उन्होंने धीरे धीरे फिनांस, डिफेंस, सभी चीजें उनको दे दिया, तो वो हमारी कंट्री पे ही हक जताने लग गए। फिर वो हम पे 200 साल राज करके चले गए। इसी के लिए प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड हमेशा रहता है, यानी सरकार अपना होल्ड कभी भी मार्केट से नहीं हटाती है। जो एसेंशियल चीजें हैं सरकार उसमें सेल परचेज नहीं करती, यानी प्राइवेटाइजेशन नहीं करती है। तो सरकारी चीजों का प्रोविजन हमेशा रहेगा। सरकार प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन कर सकती है सरकार, लेकिन उसमें प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड हमेशा रहेगा, यानी गवर्नमेंट का होल्ड हमेशा रहेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप अभी न्यूज देखते हुए, एक न्यूज आ रहा है कि एयर इंडिया को वापस से टाटा ने खरीद लिया, ठीक है। पहले टाटा की ही थी एयर इंडिया, लेकिन बात पहले भी टाटा की थी एयर इंडिया, ठीक है, जेआरडी टाटा की थी एयर इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको क्या किया था, इसलिए ले लिया था, बोला था कि नहीं इन सब चीजों पे प्राइवेट फर्म का हम होल्ड नहीं दे सकते, तो सरकार ने एयर इंडिया को जेआरडी टाटा से ले लिया था और सरकार उसको चलाने लगी थी, यानी सरकार अपना होल्ड रखना चाहती है, ठीक है। आज क्या है, आज वापस से उसको टाटा इंडस्ट्रीज को दे दिया गया। खैर ये लंबी कहानी है, आप बस इतना समझो कि सरकार कभी भी पब्लिक गुड यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज का प्रोविजन खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे उसका मार्केट पे होल्ड बनता है, ठीक है। समझ गए, चलिए ये था तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांट देना। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है दोबारा बांटना, यानी पहले मैंने 5 बच्चे हैं मेरे पास, पहले मैंने सबको 10-10 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर मुझे लगा अरे कुछ गलती हो गई, तो मैंने सबसे वापस पैसे लिया और फिर से बांटा। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब सरकार क्या करती है ना, सरकार जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। यानी कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो कोई पर्सन है बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है। एक पर्सन है जो डेली वेज पे, मतलब जो पर डे वर्क कर रहा है, वो 1-1 लाख रुपए बना जा रहा है 1-1 घंटे का, और दूसरा पर्सन है जो 1 घंटे का 100-150 रुपए भी नहीं बना पाता है। तो ये जो गैप है बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कई लोग स्किलफुल होते हैं, बहुत स्किल्स होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तभी वो इतना कमाते हैं, बट ये जो गैप है ना, ये रियली में ज्यादा है। अब आप बोलो कोई किसी ने डॉक्टरी पढ़ाई किया है तो वो तो चार्ज करेगा ना सर, किसी ने कोई रिक्शा चला रहा है तो वो तो नहीं चार्ज करेगा ना। दोनों में फर्क तो है, बिल्कुल फर्क है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन वो फर्क बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि नहीं ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, देश में जीने का हक तो है। एक एक नॉर्मल लाइफ, हो सकता है जो डॉक्टर हैं उनको ज्यादा अच्छी लाइफ मिले, बट एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक तो रिक्शा पुलर को भी है, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे यहाँ क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं किया गया, इसी के लिए इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कैसे किया जाता है एक बार देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या करती है सरकार, पहले तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सभी लोग अपना इनकम कमा लेते हैं। सरकार क्या करती है, उससे टैक्स चार्ज करती है। सरकार टैक्स चार्ज करती है, रिच पर्सन से टैक्स चार्ज करती है, और वापस इस टैक्स को पुअर में बांट देती है, ठीक है। रिच से टैक्स के फॉर्म में चार्ज करती है और पुअर में सब्सिडीज के रूप में बांट देती है। तो आप देख रहे हो, रिच से टैक्स चार्ज किया गया,
पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, रिच के पास अपना पैसा चला गया था, पुअर के पास अपना पैसा चला गया था। सरकार ने रिच से वापस टैक्स चार्ज किया और पुअर को सब्सिडी के रूप में दे दिया, यानी दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसी के लिए इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसके अंदर लाइन भी पढ़ सकते हो, वही चीजें हैं, देख लो आप। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स कंपेटिटिव एक्सरसाइज ऑफ द टैक्सेशन एंड सब्सिडी द गवर्नमेंट यूज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये सब चीजें ना मैं इंडियन पढ़ाऊंगा ना, इंडियन में आएगा आपका, ठीक है, इंडियन में वापस से आएगा जब मैं पॉवर्टी चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें फिर से इसको समझाऊंगा। तो अभी बस इतना समझ लिया कि सरकार जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी ये जो गैप है ना, इसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ ये क्या चीज है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ यानी सिंपल सी चीज है, आपके पास अलग अलग स्टेट्स हैं, आपके पास बिहार भी है, आपके पास दिल्ली भी है। तो आपको क्या करना है ना, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में ज्यादा फोकस करोगे, दिल्ली को ज्यादा डेवलप करवाओगे और बिहार को छोड़ दोगे। सरकार का मतलब ये होता है कि सभी एरिया को, ये जो रीजनल ग्रोथ है ना, बैलेंस, ये ग्रोथ जो है इसको बैलेंस करके चले। ऐसा नहीं कि एक स्टेट बहुत पीछे छूट गया, दूसरा बहुत आगे चला गया। इसको बैलेंस करके चलना है। तभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बजट में सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट उसी स्टेट को होता है जिसमें सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं। यानी काइंड ऑफ यूपी बिहार को बहुत पैसा, गवर्नमेंट बजट में सबसे ज्यादा पैसा यूपी बिहार को और राजस्थान को अलॉट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया है। ठीक है, बैकवर्ड एरिया है। क्यों करता है ऐसा सरकार? सरकार इसलिए ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करना है, ताकि बिहार भी थोड़ा अपलिफ्ट हो, बाकी स्टेट्स के बराबर में आए, यूपी भी थोड़ा अपलिफ्ट हो, राजस्थान भी थोड़ा अपलिफ्ट हो। इसी के लिए उनको सभी एरिया को बैलेंस करके चलना होता है। इसी को बोलते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, छठा पॉइंट आ जाता है हमारे पास। छठा पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इस बात पे तो आप सभी लोग चढ़ जाओगे सरकार के ऊपर। मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया, सही बात है, मोदी जी ने बहुत एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। इस पे थोड़ा सा उनको फोकस करना चाहिए। जनरली मैं भी अग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है, देखो सबका पॉइंट अलग हो सकता है आप लोग, कई लोग होंगे जो सपोर्ट करते होंगे, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं एज अ इकोनॉमिक्स टीचर मैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं पॉलिटिकल थॉट्स का सपोर्ट करता हूँ। जैसे मैं किसी मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मैं केजरीवाल का भक्त नहीं हूँ, मैं नीतीश कुमार का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल या फिर बीजेपी कांग्रेस किसी का भी भक्त नहीं हूँ। ऐसा जो बोलते हैं ना कि डाई हार्ट फैन, वैसा किसी का भी नहीं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि पर्सन, जो भी पर्सन है, अगर उनकी पॉलिसीज अच्छी है तो मैं आपके सपोर्ट में हूँ, खराब है तो मैं अगले पल आपको छोड़ दूंगा। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन बहुत अच्छा मिशन था, मैं मोदी जी के सपोर्ट में था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ। जो चीज गलती है उसमें मैं गलती भी बताऊंगा आपकी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे आपको ध्यान तो देना चाहिए, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका अपना हो सकता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक बार बता भी देना कमेंट में आप। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ताकि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसी के लिए सरकार ने एक पॉलिसी भी चलाया था, मनरेगा, आपको पता होगा, जिसमें सरकार 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है। यानी देश का हर नागरिक को 100 डे की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है मनरेगा के तहत। ठीक है, यानी कि एक साल में 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मिलेगा, ये मनरेगा के तहत किया जाता है। ठीक है, मनरेगा वगैरह को पॉवर्टी में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझो कि आपको ऑब्जेक्टिव समझने हैं तो आप उसको समझो बस। ठीक है, यानी क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अभी हमने ऊपर देखा था ट्विन ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होता है ना, देखिए समझिए क्या होता है ना, किसी टाइम पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, किसी टाइम पे डिफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमी के स्टेज ना कभी ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे कोविड आया, कोविड में इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई। ठीक है, फिर ऐसा टाइम आता है, कभी ऐसा टाइम रहता है जिसमें इकोनॉमी बहुत बूम पे रहती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बूम, ये जो बिजनेस साइकिल है, ये जो ट्रेड साइकिल है, ये जो इकोनॉमिकल साइकिल है, समझना, इसी को इकोनॉमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये साइकिल है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, ये साइकिल है, कभी इन्फ्लेशन रहता है, कभी डिफ्लेशन रहता है, कभी रिसेशन रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। आप इतना चीजें मत समझो, आप बस ये समझो ये जो है बिजनेस साइकिल है, इसको बैलेंस करके रखना, इसको स्टेबिलिटी बना के रखना। आप सोचो इकोनॉमी में ज्यादा इन्फ्लेशन है तो भी इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल पाएगी। ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो भी इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल पाएगी। आपने पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तब भी इकोनॉमी ठीक से नहीं चल पाएगी, इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो भी इकोनॉमी ठीक से नहीं चल पाएगी।
करना क्या है, उसको स्टेबल करके रखना है, स्टेबल करके रखना है। जैसे आरबीआई ने, अभी आपने देखा होगा, आरबीआई ने बोला है कि 4 to 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी अच्छी जगह है। ठीक है, सरकार भी थोड़ी इन्फ्लेशन रखती है, क्यों रखती है नहीं रखती है अभी आपका मैटर नहीं है, धीरे धीरे जब आप ज्यादा पढ़ने लगोगे, चीजों को समझने लगोगे तो समझ पाओगे, अभी फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो बेसिकली क्या है, सरकार को मार्केट को बैलेंस करके रखना पड़ता है, ठीक है, स्टेबिलिटी में रहे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज्यादा रहेगा तो इकोनॉमी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी, इसी के सरकार को, इसी के तो सरकार पैसा डालती भी है निकालती भी है। याद है आरबीआई करता है ना ऐसा, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो पैसा डालता भी है इकोनॉमी में, निकालता भी है। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी बना के रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगा, कभी पता चलेगा बहुत इन्फ्लेशन हो गया तो कभी पता चलेगा बहुत डिफ्लेशन हो गया, कभी रिसेशन कभी डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसी के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चलिए, हमने 7 पॉइंट पढ़ा। ठीक है, गवर्नमेंट, पहले हमने गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपको अगर पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो आप बस इतना करते जाओ, पॉइंट को पढ़ने के बाद जैसे अभी वीडियो पॉज कीजिए और सातों पॉइंट को लिखने की कोशिश कीजिए। लिखते टाइम आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। आप भले उसको लिख सिर्फ पॉइंट रहे हो, लेकिन पॉइंट के अंदर की कंटेंट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या बताया है मैंने आपको। हो सकता है कभी एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा ऐसे एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ना कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट ट्रस्ट में इकोनॉमिक्स ना बहुत इजी है, बहुत इजी है इकोनॉमिक्स को। आप थोड़ा सा दिल लगाओगे ना, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपका ना इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, इतना अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड है, लॉजिकल चीजें हैं, तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 6 मार्क्स में 2-3 बार सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, जितनी बार मैंने पेपर देखा मुझे 2-3 बार याद है, उससे पहले भी पेपर में आ चुका है। तो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला आता है, देखो, अगर मैं बजट की बात करूं, अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट में अभी हमने डेफिनेशन में देखा ना, बजट क्या होता है, एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट बजट के दो पहलू हैं, एक तो है रिसिप्ट, एक तो है रिसिप्ट और दूसरा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक है रिसिप्ट, एक है एक्सपेंडिचर, होपफुली आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, एक है एक्सपेंडिचर, एक है रिसिप्ट, ये दो पहलू हैं बजट के। ठीक है, तो अब इन दो पहलू को ही समझेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सरकार की कौन कौन सी रिसिप्ट होती है, सरकार के कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, इस बात को समझेंगे। बस ये ना मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करूंगा एंड तक, उस फिगर को आपको दिमाग में ना इमेजिन करना है और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं रिसिप्ट की। ठीक है, रिसिप्ट का भी दो हिस्सा है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट को दो हिस्सों में बांट दिया, एक है रिसिप्ट साइड, एक है एक्सपेंडिचर साइड। आप जब बजट बनाते हो तो आप भी यही करते हो, एक साइड रिसिप्ट लिखते हो, एक साइड एक्सपेंडिचर लिखते हो। रिसिप्ट साइड दो तरह के रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, यानी सरकार को दो तरह से पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट से मिलते हैं और कैपिटल रिसिप्ट से पैसे मिलते हैं। अब बात आता है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, आइए, क्या है, देखिए बजट में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा रिसिप्ट है ही, ये दोनों वो पहलू हैं जहां से सरकार को पैसे मिलते हैं। अब ये है क्या, ठीक है, ये चीज बहुत टिपिकल है। देखिए मैं ना बहुत क्लासिफाई होकर आपको समझाऊंगा, बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से समझाऊंगा, बस समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे उससे समझेंगे। देखिए पहले पढ़ते हैं हम, रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या चीज। ठीक है, चलिए यही देख लेते हैं। These receipts do not create any corresponding liability for the government। ध्यान से, मतलब ऐसा रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को मिलता तो है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए लाइबल नहीं है कि वो आपको बदले में कुछ दे। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, घबराइए मत, मैं समझ रहा हूं कंफ्यूज हो गए, घबराइए मत, एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है, these receipts do not cause any reduction in assets of the government। इनसे ना ही ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही ये एसेट्स में कमी करता है। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं, मान लीजिए एक शॉप है। ठीक है, एक शॉप है, आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, सिर्फ समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने इस शॉप वाले को 100 रुपए दिए।
ठीक है, आपने शॉप वाले को 100 रुपए दिए, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, दो चीजें हो सकती है। अब जैसे ही आपने इसको 100 रुपए दिए, शॉप वाले के पास लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि आपको 100 रुपए के बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो आपसे उधार ले रहा है, या तो शॉप वाला आपसे उधार ले रहा है, तो क्या करेगा वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर, तो शॉप वाले पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि आपको 100 रुपए वापस करना है। अगर आपने शॉप वाले को या फिर किसी को 100 रुपए उधार दिए, तो मतलब क्या, उस पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना कि वो कभी आपको वापस करेगा, करेगा ना। या तो ये हो सकता है, या फिर वो शॉप वाला आपको 100 रुपए का कुछ सामान दे देगा, यानी आप हो सकता है दूध मिल्क और एग लेने गए होगे, तो वो आपको 100 रुपए का दूध और अंडा दे देगा। या तो शॉप वाले का एसेट्स कम हो रहा है, ये मिल्क और एग क्या था, शॉप वाले शॉप का एसेट्स था ना, जो वो सेल कर रहा है और धीरे धीरे आपको क्या कर रहा है, सेल करके आपको पैसे कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये एसेट्स था। ठीक है, आपने जैसे ही 100 रुपए शॉप वाले को दिए, तो या तो पहले कंडीशन में शॉप वाले की लायबिलिटी क्रिएट हो जानी चाहिए कि 100 रुपए अगर मैंने इस पर्सन से लिया है तो मुझे 100 रुपए इसको वापस करना है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, दूसरी चीज ये हो सकती है, या तो वो आपसे 100 रुपए लिया है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आपको एसेट 100 रुपए का वर्थ देगा, यही चीज होती है दुकान में। बट रेवेन्यू शिप में दोनों ही चीज नहीं होती है। सरकार आपसे पैसे लेता तो है, सोचिए गवर्नमेंट आपसे, ये हम है, ठीक है, अस, सरकार हमसे पैसे लेता तो है, मनी लेता तो है, बट इसके बदले में हमें कुछ नहीं देता है, ना सरकार के पास लायबिलिटी क्रिएट होता। आप बोलोगे ऐसी क्या चीज होती है, टैक्स। ठीक है, आप सरकार को टैक्स देते हो, क्या आपको सरकार जो है लायबिलिटी दिखता है कि सरकार मैंने आपको 1 लाख रुपए टैक्स दिया है, गवर्नमेंट मोदी जी मैंने आपको 1 लाख रुपए टैक्स दिया है, आप वापस कब कर रहे हो। सरकार कभी वापस करेगा क्या आपको पैसा, वो बोलेगा भाड़ में जाओ, हम नहीं कर रहे वापस, हमारा टैक्स था। ठीक है, तो क्या है, सरकार आपसे टैक्स लेता तो है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता है, ना ही आपको वो लाइबल है कि वो आपको कुछ वापस करे। सोचो कितनी अच्छी बात है, आप पापा से पैसे लेते हो लेकिन आपको उनको वापस नहीं करना है, आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, कितनी अच्छी बात है। वैसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपसे पैसे ले तो रहा है लेकिन उसकी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। अच्छा, ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू, अगेन सरकार हमसे पैसा लेता है, तो अगर कोई भी पर्सन हमसे पैसा लेता है तो उसके बदले में अगर वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है तो उसके बदले में कुछ दे दे। ठीक है, क्या गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली कुछ देता है क्या, सरकार बोलता है हम रोड बनाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, डिफेंस में खर्चा करेंगे, राफेल खरीदेंगे, बट आपको डायरेक्टली मिला क्या, आपके घर के आगे रोड टूटी हुई तो बनी क्या, नहीं बनी ना, आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, जबकि आप अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी भी पर्सन को मुझे आप पैसे देते, तो अगर आप मुझे देते तो मैं आपको बदले में कब बोलता यार इस पर्सन ने मुझे 100 रुपए दे रखे हैं उधार, मैंने इनको वापस करना है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती मेरे पास। अगर मैं 100 रुपए नहीं दे पाता तो मैं बोलता कि आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं तो चलो मैं आपको पढ़ा दूंगा कुछ दिन। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस कुछ तो दूंगा। बट सरकार क्या करती है, दोनों में से कोई चीज नहीं करती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, ध्यान से, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो कि ना ही क्रिएट करता है कोई लाइबिलिटी, सरकार की ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही सरकार का कोई एसेट्स में कमी हो रहा है। सरकार का कोई एसेट जितना था उतना ही है, सरकार बदले में कुछ दिया ही नहीं तो उसका कमी क्या होगा। सरकार ने हमें बदले में कुछ दिया नहीं दिया तो बदले में उसका कमी होगा ही नहीं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज है। क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट्स which do not create a liability for the government, जो सरकार की लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता है, and as well as do not lead to reduction in assets of the government। ये ना तो लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी को भी क्रिएट नहीं करता है, ना ही एसेट्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, नो रिडक्शन इन एसेट्स, बोथ, और समथिंग लाइक, कुछ भी ऑप्शन बन सकता है। तो आपको पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में डू नॉट लीड टू रिड्यूस एसेट्स, यानी सरकार की कोई एसेट्स में कमी नहीं आता है। ठीक है, होपफुली देखो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया ना, आप अपने आप पे एग्जांपल लो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या होगा, आप किसी को कुछ दोगे तो वो आपको बदले में कुछ देगा, उसके एसेट्स में कमी होगा। ठीक है, लेकिन सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही है। ठीक है, अगले पे आते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है और एसेट्स में रिडक्शन नहीं करता है, ऐसे ही रखना आप। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत बच्चे कैसे इसको याद रखते हैं,
इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे याद करते हैं। रिडक्शन होना, क्रिएट होना, ये नहीं याद रखते हैं। खैर सही ये भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट डू नॉट कॉज एनी, it do not affect assets and liability of the government. It do not affect assets and liability of the government. आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा मुझे ये अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा भी इंक्रीज डिक्रीज में आपको फंसाएगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिए, छोटी सी चीज है कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जो कि ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही एसेट्स में रिडक्शन करता है। इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता, रिडक्शन नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूछेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की क्या क्या चीजें आती हैं सर, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम देते तो हैं सरकार को, लेकिन सरकार हमें बदले में कुछ नहीं देती है। हम सरकार को पैसे देते तो हैं, लेकिन सरकार हमें बदले में कुछ नहीं देती है। तो ऐसा क्या चीज है? तो हम देते हैं, पहले टैक्स देते हैं, फिर नॉन टैक्स चीजें भी देते हैं। एक एक करके चीजों को समझते हैं। टैक्स होता है इनकम टैक्स, हम देते हैं सरकार को, सरकार हमें बदले में डायरेक्टली कुछ भी नहीं देती है। ठीक है, सरकार हमें बदले में कुछ भी नहीं देती। एक मिनट, ठीक है, चलिए, सरकार हमें बदले में कुछ भी नहीं देती है। दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ये भी हम सरकार को पे करते हैं, बट सरकार हमें बदले में कुछ नहीं देती है। ठीक है, अगला है एक्साइज, स्टेट ड्यूटी। ठीक है, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी। आपको 1 मार्क से पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो भी टैक्सेस हम दे रहे हैं ना, इसके बदले में सरकार हमें कुछ डायरेक्टली दे ही नहीं रहा। आप सोचो ना, आप अपने पापा से पूछो, पापा ने कितने ही टैक्स भर दिए होंगे, या फिर आप जो सामान खरीदते हो मार्केट से, कितने ही टैक्स आपने भर दिए होंगे, बट डायरेक्टली आपको कुछ मिलता है क्या? यानी कि आप पैसा दे रहे हो, वो मान लेते हैं दूसरे स्टेट में जाके कुछ बन रहा है, तो क्या आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, आपको डायरेक्टली कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन पैसे तो आप भी दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट वो है जहां पे सरकार हमसे कुछ लेती तो है पैसा, लेकिन हमें कुछ भी बदले में नहीं देती है। ना लाइबल है गवर्नमेंट कुछ देने के हमें डायरेक्टली, और ना ही उसका एसेट्स में कोई कमी होता है। दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? जैसे देखिए, और भी चीजें हैं, सिर्फ टैक्स ही नहीं है, सिर्फ टैक्स ही नहीं है, और भी चीजें हैं जहां सरकार हमसे पैसे लेती तो है, लेकिन कुछ नहीं देती है बदले में। क्या है? फीस, फाइन्स। अब आप सोचो, आप बाइक लेके निकले हो या स्कूटी लेके निकले हो, ठीक है, आप नाके पे गए, आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, चौराहे पे गए, आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या है ना, ट्रैफिक पुलिस ने आपका 2,000 का चालान काट दिया। आजकल तो दिल्ली में 50-50 हजार के चालान कट रहे हैं। ठीक है, 2,000 का चालान काट दिया। ठीक है, अब जब 2,000 का चालान कट गया, तो आपको कुछ मिला क्या उसके बदले में? क्या ट्रैफिक पुलिस ने आपको हेलमेट तक दिया कि अच्छा ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना था, चलो हेलमेट ले लो मेरी तरफ से। 2,000 आपको 500 रुपए तक का हेलमेट भी देता है वो? कुछ नहीं देता है वो आपको। ये एक गंदी बात है, मुझे भी खराब लगती है कि अगर आपने फाइन काटा है, अगर हमने हेलमेट नहीं पहना था, तो कम से कम 500 रुपए का हेलमेट तो दे दो। हो सकता है आपके फाइन कटने के बाद हम एक्सीडेंट कर जाए कहीं पे, आपका तो पैसा मिल गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये गलत चीज है। लेकिन क्या है, जो फाइन कटता है वो भी आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है। जहां पे आप पैसे देते तो हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको उस पैसे के बदले में कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, ना ही सरकार पे लाइबिलिटी क्रिएट होता है कि वो आपको कुछ दे। ठीक है, तो फीस एंड फाइन्स। ठीक है, फीस क्या होती है? नॉर्मल जैसे आप कुछ लाइसेंस बनवाने जाते हो, तो जो फीस चार्ज की जाती है वो सब होती है फीस। ठीक है, अगला है इश्चिट। अच्छा, इसको ना बच्चे समझते नहीं। ठीक है, इश्चिट मतलब क्या होता है ना, समझिए, ये होता है, आपको अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, चाहे कहीं भी रह रहे हो, थोड़ा बहुत न्यूज से अवेयर होगे तो आपको पता चलेगा। निश्चित क्या होता है ना, बेनामी प्रॉपर्टी बीच में बहुत चला था। यानी कि ना, कोई पर्सन है जो कि आज से 10 साल पहले डेथ कर चुके हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वही बेनामी प्रॉपर्टी होता है। इश्चिट मतलब क्या होता है? देखो, एक एक चीज को समझा रहा हूं, आप बस समझ लो, इतने डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, आपके दिमाग में चलना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये होना चाहिए, आपके दिमाग में फिगर चलने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पिक्चर चलना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, इश्चिट मतलब क्या होता है? बेनामी प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और उसके कोर्ट की हियरिंग में कोई नहीं आ रहा है, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती है। आपको पता होगा ये चीज, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको पता होगा आसपास की अगर डिस्प्यूटेड है, अगर कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है, लेकिन वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा है, या फिर किसी को पैसे अपने बचाने होंगे, अब वो सोचेगा यार हम जाएंगे अगर कोर्ट में तो फंस जाएंगे, तो वो अगर नहीं जा रहा है, तो वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, उसको बोलते हैं इश्यू। ठीक है, आप देखो, सरकार आपसे कुछ ले तो रही है, वो प्रॉपर्टी ले तो रही है, लेकिन आपको कुछ दे रही है क्या? कुछ भी नहीं दे रही है। ठीक है, अब भले वो पर्सन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, उसके पर्सनल कॉज थे, क्या था नहीं था, वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पा रहा है कोर्ट में,
वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट अंडरटेक में चली जाती है कुछ हियरिंग्स के बाद। ठीक है, अब जाइए इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी सरकारी दफ्तरों से जो कमाई होती है वो, सरकारी दफ्तरों से जो कमाई होती है वो, यानी आपको पता होगा जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई, बहुत सारे ऐसे हैं, बेल है, गेल है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब क्या है, ये जो प्रॉफिट करती है, जो इनकम होता है, ये भी गवर्नमेंट का क्या है, सीधे इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कुछ नहीं देगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारे फर्म जो है वेलफेयर कर रहा था तो इसने इतना प्रॉफिट कमाया है तो लो आप वेलफेयर में वापस ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करती है, सरकार का मन होगा जहां खर्चा करने का वहीं करेगी। अच्छा ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, अच्छा दिल्ली में ना सबसे बड़ा घोटाला है स्पेक्ट्रम का, आपको पता होगा। ठीक है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम का घोटाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अब आपको पता है तो अच्छी बात है, अवेयर हो तो। ठीक है, दिल्ली में 2G 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला है। जब हमारा वो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था घोटाला, उसी के बाद कुछ टाइम बाद 2G और 3G स्पेक्ट्रम का भी घोटाला हुआ था। स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, स्पेक्ट्रम वेव्स होती हैं। हवा में वेव्स चलाने के लिए आपको सरकार को पैसे पे करने पड़ते हैं, आपको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। अभी जैसे आपको पता होगा, अच्छा रिसेंट की बात मैं बताता हूँ, वोडाफोन जो है इंडिया मार्केट छोड़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि सरकार ने स्पेक्ट्रम के पैसे मांगे हैं जो कि शायद कुछ लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, जो कि वोडाफोन को गवर्नमेंट को पे करना है। सर वोडाफोन ने बोला हम पे नहीं कर पाएंगे, सरकार हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हम मार्केट छोड़ देंगे अगर मौका मिलेगा तो। ठीक है, तो वोडाफोन मार्केट से आउट जाना चाहता है। बीच में एयरटेल भी जाना चाहता था, लेकिन एयरटेल ने अपना स्ट्रॉन्ग बना रखा है इंडिया के अंदर, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन वोडाफोन ने अपना डिक्लेरेशन दिया था, ये आप पढ़ सकते हो। इसी के लिए सरकार ने थोड़ा ईज करने के लिए स्पेक्ट्रम के जो पैसे हैं उसको 4 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है कि सरकार कंपनीज को स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम ये वेव्स है जो हमारे आपके बीच में चल रही है, हम यहाँ से फोन उठा रहे हैं और ये वेव्स ही तो है जो जाती है यहाँ से नेटवर्क में और नेटवर्क से दूसरे पर्सन के पास। तो ये जो वेव्स चल रही हैं यही स्पेक्ट्रम है। आपको हवा में वेव्स चलाने के लिए, अच्छा आपने अगर रोबोट मूवी देखा होगा तो आपको क्लियर होगा, उसमें स्पेक्ट्रम को ही तो बढ़ाया घटाया जाता है जिससे पंछी जो है इधर उधर भटक जाते हैं। ठीक है, तो वो वेव्स को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सरकार को पे करना पड़ता है, जिसके बदले में सरकार डायरेक्टली उनको कुछ भी नहीं देता है। हवा तो सभी का था ना, लेकिन आप इस कंट्री के अंदर हवा के अंदर कुछ सर्कुलेट कर रहे हो तो आपको सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट था समझा दिया है मैंने। एक ग्रांट एंड डोनेशन बच रहा है, इसको भी देख लीजिए, यानी आपको कहीं बाहर कंट्री से ग्रांट या डोनेशन मिलता है तो अगर जैसे अभी पीएम केयर फंड में बहुत बहुत ज्यादा ये अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी पीएम केयर फंड में जो पैसे डाले गए, टाटा ने 1,500 करोड़ डाला, लोगों ने भर भर के पैसे डाले हैं पीएम केयर फंड में, बट अब क्या पता चल रहा है कि पीएम केयर फंड तो गवर्नमेंट का है ही नहीं, वो तो पीएम का पर्सनल था। ठीक है, तो इसी के लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। तो वो जो ग्रांट एंड डोनेशन आप लोगों ने दिया, सबने दिया, 10-10 20 रुपए, मैंने भी पैसे दिए हैं उसमें, तो क्या है ना, हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं ना कि आपने पैसे हमारे किए क्या भाई, कहाँ लगाए आपने पैसे, दिखाओ जरा। क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए था, हमारे पास ऑक्सीजन तो था नहीं, हमें वैक्सीन चाहिए था, वैक्सीन आपके पास था नहीं, फिर पैसे का किया क्या आपने, इतने पैसे गए कहाँ? ठीक है, तो ये ग्रांट एंड डोनेशन है जहां आपसे आप सरकार को पैसे देते तो हो, लेकिन आपको सरकार कुछ भी डायरेक्टली देने के लिए लायबल नहीं है। जैसे मैंने पैसे दिए थे, बट मुझे अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो सरकार क्या बोलती है, अरे आपने पैसे दिए थे, ऑक्सीजन आपके लिए है। नहीं करती ना, ऐसा नहीं करती। तो क्या है, ग्रांट एंड डोनेशन वो चीजें होती है जहां सरकार आपसे लेती तो है, लेकिन डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं देती है, ना ही सरकार लाइबल है आपको कुछ देने के लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए हम क्या करते हैं, हमने पहले देखा बजट, बजट को दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को समझा हमने, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही एसेट्स में रिडक्शन करती है। ठीक है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, इतनी चीजें को हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अच्छा ये टाइप ऑफ टैक्सेस ना थोड़ा सा कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस भी हो गया है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के ना पूछ देता है। ठीक है, 1 मार्क्स का है तो घुमा सकता है आपको। पहला है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको भी। ठीक है, तीन तरह का प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, फिर वैल्यू एडेड एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तीन तरह का टैक्सेस है। ठीक है, टाइप ऑफ टैक्सेस इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ही चीजें आती है, लेकिन पता नहीं इसमें अगर एक्सप्लेन किया गया है ऐसी तरह से, तो आप सिर्फ टर्म्स को समझ लो कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, इतना इजी है कि आपको ना याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब होता है ना कि बढ़ना,
यही तो होता है प्रोग्रेस। आप पहले 50% लाते थे, फिर 60 लाए, फिर 70 लाए, फिर 80 लाए, फिर 90 लाए, और आप 100 का प्लान कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो। रिग्रेस क्या होता है? रिग्रेस मैं वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। रिग्रेस मतलब होता है डाउनवर्ड, डाउनफॉल। यानी पहले आप 80 लाते थे, फिर 70 लाए, फिर 60 लाए, तो ये क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। ये प्रोग्रेस है, ये रिग्रेस है। अब बोलोगे सर प्रोग्रेस रिग्रेस से टैक्स का क्या रिलेशन है? तो देखो, आइए, जब टैक्स ऐसे मतलब समझो प्रोग्रेसिव टैक्स, चाहे रुको मैं वर्ड से या फिर ऐसे ही समझते हैं पहले, ठीक है, फिर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ भी लेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जब इनकम इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट भी बढ़ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। देखो, इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ रहा है। आपकी इनकम 5 लाख थी तो आपको 10% टैक्स लगा था। आपकी इनकम 10 लाख हो गई तो 15% टैक्स लग रहा है। आपकी इनकम 20 लाख हो गई तो आपको 20% टैक्स लग रहा है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स एक्चुअली देखो, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है ना, इसको फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। होता क्या है ये चीज? ये टैक्स वो है जो कि, अच्छा, ये वाला जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोग्रेसिव टैक्स सबसे ज्यादा रिच सेक्शन को अफेक्ट करता है। प्रोग्रेसिव, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, प्रोग्रेसिव टैक्स सबसे ज्यादा रिच सेक्शन को ही इंपैक्ट करता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इंपैक्ट्स विच ऑफ द सोसाइटीज? रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, मिडिल सेक्शन और दिस। सबसे ज्यादा रिच सेक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती है, उनका टैक्स स्लैब बढ़ता है, उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। रिग्रेसिव को फ्लैट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक फ्लैट टैक्स है। ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेस, अच्छा, रिग्रेसिव सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? रिग्रेसिव सबसे ज्यादा पुअर को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये फ्लैट टैक्स है, सभी के लिए बराबर है। जैसे कि हमने से मान लेते हैं, हम लोगों ने एक मान लेते हैं मिल्क का पैकेट खरीदा। मिल्क के पैकेट पे मान लेते हैं वैसे तो 5% टैक्स है, मान लो, ठीक है, 5% टैक्स है। तो चाहे वो पुअर पर्सन मिल्क खरीदे तो भी उसको 5% पे करना पड़ेगा, चाहे वो रिच पर्सन खरीदे तब भी उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस। यानी यहाँ पे क्या है, अब देखो, जो पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको, उससे आप 5% मान लेते हैं। 5% अगर आप ले भी लेते हो तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का 5,000 कितना हो गया? 10,000, 5,000, ठीक है, 5,000 हो जाएगा। 5,000 आप ले लोगे तब भी 95 बहुत होता है उसके लिए। ठीक है, 95,000 बहुत होता है उसके लिए, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आया उसके अंदर। लेकिन एक पुअर जो कि महीने का 2,000 रुपए ही कमाता है, उससे अगर आप 100 रुपए भी ले लोगे, 100 रुपए भी ले लोगे, इसका 5% लिख सकते हो, 2,000 का 100 रुपए होता है, 5%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका? 1,900। यानी उसका ये 100 रुपए, आप देखोगे कि यार 100 रुपए ही तो है, नहीं, 100 रुपए उसके लिए 2 टाइम का मील था, उसके पूरी फैमिली का 2 टाइम का मील था वो। तो आप, ये क्या कर रहा है? पुअर को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, रिच को कम इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि 95 एनफ है आपको लाइफ स्पेंड करने के लिए, बट 1900 एनफ नहीं है। 200 ही, 2,000 ही एनफ नहीं था, उसमें से भी आपने 100 ले लिया, कहाँ जाएंगे बेचारे? तो हमने देखा प्रोग्रेसिव टैक्स जो कि इनकम के इंक्रीज होने से टैक्स इंक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इज इक्वल टू फ्लैट टैक्स, जो कि पुअर एंड रिच पे सिमिलरली लगता है। प्रोग्रेसिव टैक्स रिच को ज्यादा इफेक्ट करता है, और रिग्रेसिव टैक्स पुअर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। दोनों को हमने समझ लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। वैल्यू एड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स हमने पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम में। यानी क्या होता है? एक सामान दूसरे स्टेज पे, जैसे वीट को हम फ्लोर बना देते हैं, ठीक है, आटा बना देते हैं, तो क्या होता है? यहाँ भी टैक्स स्लैब लगता है, यहाँ भी टैक्स। अच्छा, ये ना मेरे समझ से नहीं आएगा क्योंकि वैट हट चुका है, ठीक है, जीएसटी है वो हमारे पास। बट स्पेसिफिक टैक्स आ सकता है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, समझते हैं स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है। अब आपने कभी ना कभी लाइफ में ना, कब कोई ना कोई सामान कुरियर जरूर किया होगा। अब आप कुरियर करने जाते हो ना सामान, तो देखना उसको ना, वो वेट करता है, ठीक है, उसका हाइट लेंथ मापता है और उसको वेट करता है। उसके अंदर क्या चीज है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसमें ये फर्क पड़ता है कि उसका वेट क्या है। यानी आप कभी एक कॉपी भेजोगे तो उसमें ज्यादा लगेगा, आप एक पेपर भेजोगे, एक एक पेज भेजोगे तो कम लगेगा। यानी क्या है? वैसा टैक्स जो हाइट, वेट, अरे रुको मैं थोड़ा क्लियर ही लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो कि हाइट, वेट और साइज के अकॉर्डिंगली लगाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। जैसे कुरियर करने जाते हैं तो वो उसको वेट करता है, मापता है,
फिर वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा, ज्यादा रेट चार्ज करेगा, वेट कम होगा तो कम चार्ज करेगा। ठीक है, ऐसे ही तो जाता है सामान, अगर आपने कभी भी कुरियर से सामान भेजा होगा तो। ठीक है, तो हाइट वेट साइज के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। फिर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसपे टैक्स इंपोज किया गया, जैसे मुझ पे टैक्स इंपोज किया गया कि सर आपको अपनी इनकम का 10% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तो मुझे ही टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जिस पे टैक्स इंपोज किया जाता है वही टैक्स को पे ऑफ करता है, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पे टैक्स इंपोज किया है वो पे नहीं करेगा, जैसे मदर डेयरी है, या फिर मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द दिल्ली में मदर डेयरी फेमस है, बाहर के लोगों को नहीं पता होगा। हम ले लेते हैं किटकैट। किटकैट का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि किटकैट ने बहुत बड़ा टैक्स चोरी किया है। ठीक है, कैसे किया है नहीं किया है ये तो खैर अभी आप नहीं समझोगे। ठीक है, किटकैट क्या होता है समझिए। किटकैट ने क्या किया, अब किटकैट को कंपनी ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला बेटा ऐसा है टैक्स परसेंट 10% टैक्स चार्ज करो। ठीक है, 10% टैक्स दो हमें गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बोला हमें टैक्स चाहिए आपसे 10% का। तो किटकैट क्या बोलेगा, हम 10% देंगे? वो नहीं देगा 10%। वो क्या करेगा, अपने किटकैट जो 5 रुपए का था उसको 6 रुपए का कर देगा, और लोगों से टैक्स चार्ज, ये 1 रुपए जो है 1 रुपए एक्स्ट्रा किया है, ये 1 रुपए क्या कर रहा है, वो टैक्स के रूप में लोगों से कलेक्ट करेगा और फिर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। तो देखो टैक्स देना किसको था? टैक्स देना था किटकैट को, लेकिन दिया किसने? हम लोगों ने दिया। समझ रहे हो फर्क को? टैक्स देना किसको था? किटकैट को। फिर से समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या था, टैक्स जिस पे इंपोज किया, मुझ पे इंपोज किया गया तो मैंने ही टैक्स भरा। यहाँ पे टैक्स इंपोज किस पे किया गया था? किटकैट पे। भरा किसने? हम लोगों ने। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे टैक्स इंपोज किया गया है वो पे ऑफ नहीं करेगा, उसके अलावा कोई और पे ऑफ करेगा, तो इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन जब पे ऑफ करता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा क्लियर और कर दे रहा हूं ताकि मेसी ना लगे आपको। ठीक है, देख लीजिए, गवर्नमेंट ने किटकैट पे टैक्स इंपोज किया था, किटकैट ने टैक्स नहीं भरा। नहीं भरा क्या मतलब? उसने हमसे टैक्स चार्ज करवाया और गवर्नमेंट को दे दिया। तो टैक्स देना किसको था? किटकैट को, लेकिन हम भरा किसने? हमने। तो ये हम क्या है? हम थर्ड पर्सन है। टैक्स इंपोज किस पे किया गया था? किटकैट पे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव वही पढ़ा था हमने। टैक्स विच इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द टैक्स रेट इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम के इंक्रीज होने से टैक्स रेट में इंक्रीज होता है, इसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जैसे 2 लाख से 5 लाख हो गया, 15 से 10 से 15% हो गया। ठीक है, इनकम 2 से 5 हो गया, 2 लाख कमा रहे थे 5 लाख कमाने लगे, टैक्स रेट 10 से 15 हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स इसको बोलते हैं रिग्रेसिव व्हेन इट इज कॉज्ड द रियल बर्डन ऑन पुअर। ठीक है, पुअर पे ज्यादा बर्डन होता है, रिच पे कम बर्डन होता है। इसमें ज्यादा बर्डन किस पे होता है? रिच पे होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए। वैट को हमने नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर हमने स्पेसिफिक टैक्स किया। इसमें क्या है, लिव्ड ऑन द कमोडिटी ऑफ यूनिट साइज एंड वेट। ठीक है, यूनिट साइज और वेट पे लगता है, जैसे कि मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी था कुरियर का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, अच्छा इसको यहाँ पे देखते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये देखिए, the tax which is finally paid by the person to whom it is legally imposed। ये वही पर्सन पे करता है, जैसे मैंने पे किया था क्योंकि मुझ पे ही इंपोज किया गया था ये चीजें। टैक्स आपसे मांगा जा रहा है तो आप ही, जैसे इनकम टैक्स आप पे चार्ज किया गया तो आप ही पे करोगे, कोई और पे नहीं करेगा आपका टैक्स। ठीक है, इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द वन पर्सन बट पेड बाय द अनदर। किसी और पे लगाया जाता है, पे किसी और से किया जाता है। ठीक है, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट। बर्डन जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें बर्डन कैन बी शिफ्ट, शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे किसी और का टैक्स पे था, बर्डन उन्होंने हम पे, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो आप, तो क्या करता है, टैक्स हम पे लगा के देता है ना। जैसे हमने 250 रुपए का प्लेट ऑर्डर किया, बट वो टैक्स लगा के 280 का करके देता है, तो ये 30 रुपए क्या कर रहा है, उसको पे करना था, रेस्टोरेंट वाले को टैक्स पे करना था, उसने हमारे खाने पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, 30 रुपए हमारे खाने पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, और क्या किया उसने, अपना टैक्स हम पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान है। अच्छा ये देखिए, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो होती हैं ये हमेशा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत प्यार से बन सकता है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? जो इनकम में इंक्रीज होने से टैक्स में इंक्रीज होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जनरली प्रोग्रेसिव होता है नेचर का, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है रिग्रेसिव होता है। यानी अगर आप खाने जाओगे रेस्टोरेंट में तब भी उतना ही टैक्स लगेगा, कोई पुअर खाने जाएगा तो भी उतना ही लगेगा, अंबानी जाएंगे तो भी उनको उतना ही लगेगा। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव। यानी डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव होता है। ठीक है, होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नॉन टैक्स रिसिप्ट, फी, फाइन, शर्ट, ये सब चीजें हमने आपको समझा चुका हूं, ठीक है। ग्रैंड डोनेशन, ये सब चीजें आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला था कि बजट को दो हिस्सों में बांटा है, जैसे ऐसे ही देखिए इमेज क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट बजट था, उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को दो हिस्सों में फिर से ब्रेक कर दिया, सिर्फ इमेजिन करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, दो दो हिस्सों में रिसिप्ट को हमने तोड़ दिया, तो क्या आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमने पढ़ लिया, जिस जो कि ना ही लायबिलिटी क्रिएट करता है ना ही एसेट रिडक्शन करता है, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर क्या आता है, नॉन टैक्स के अंदर क्या आता है, सभी चीजें पढ़ लिया। अब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, तो अब कैपिटल रिसिप्ट पे आते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, आइए समझते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए, जो चीजें उसमें नहीं हो रही थी ना, वो चीजें इसमें होंगी। द रिसिप्ट कैन क्रिएट अ लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है, अगर हम हैं, जैसे मान लेते हैं हम हैं, ठीक है, हमसे ये पैसे ले रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, अब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। अगर सरकार ने हमसे पैसे लिए हैं तो सरकार को वापस भी करने पड़ेंगे, यानी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। एंड दिस रिसिप्ट कॉज टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर ये चीज, ये पहला कंडीशन नहीं हो रहा तो दूसरा कंडीशन होगा, अगर सरकार ने हमसे मनी लिया है तो सरकार कुछ ना कुछ उसके बदले में तो हमें देगी देगी, कोई ना कोई एसेट्स तो देगा, तो यानी इसका एसेट रिड्यूस भी होगा, कोई ना कोई एसेट्स ये अपना निकालेगा और हमें देगा। अब बोलोगे सर ऐसी क्या चीज है जो सरकार को हम देते हैं लेकिन सरकार हमें भी देता है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। कोई नहीं, हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए पहले इसको समझते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, जहां पे ना ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी ना ही रिडक्शन हो रहा था एसेट्स में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है और रिडक्शन हो रहा है एसेट्स में, तो कितना सिमिलर है ना। बस आपको समझना है फर्क, ठीक है। चलिए आ जाइए, ऐसी क्या चीजें हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो क्या है कैपिटल रिसिप्ट में, क्या क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग फ्रॉम अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट। सरकार अगर किसी से लोन लेती है, सरकार अगर आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, सरकार लोन लेती है या फिर सरकार मान लेते हैं किसी को पैसे देती है, कुछ भी करता है, तो इस केस में उसको वापस तो करने पड़ेंगे ना। अब सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, अगर मान लेते हैं तो सरकार वापस तो करोगी। वर्ल्ड बैंक ऐसा तो नहीं बोलेगा कि नहीं आप रख लो, आपने पैसे लिए, अब आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हो तो मोदी जी तो पैसे ले लेके भर दें इंडिया में, अगर बाहर से लेना हो तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, यानी अगर आप बाहर से पैसे ले रहे हो तो आपको चुकाना पड़ेगा पैसा, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक थोड़ा टैक्स देगा आपको, बाहर का सोर्स आपको पैसे थोड़ा देगा। या फिर हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल खरीदा, जैसे कि अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बैंकिंग में, गवर्नमेंट हमने ओएमओ में गए, हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज किया, तो परचेज किया तो सरकार उसको वापस भी तो पे ऑफ करेगा, तभी तो भरोसा है। अगर पे ऑफ नहीं करेगा तो हम क्यों खरीदेंगे उसका। तो ये क्या है, ये वैसी चीजें हैं जहां सरकार हमसे पैसे ले तो रही है, हमने उसका बिल खरीदा, हमने उसकी सिक्योरिटीज खरीदी, उसने हमसे पैसे लिया, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो हमें पैसे देगा और अपना बिल वापस लेगा, ठीक है। देखिए इस ये सब चीजें ना, आप न्यूज में थोड़ा एक्टिव रहोगे ना, अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर अपने पेरेंट्स से बात करोगे, तो आपको ये सब चीजें ना क्लियर रहेंगी, ये रियल लाइफ से बहुत रिलेट करती हैं। आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे, जब चीजों को सीखने लगोगे ना, तो आपको लगेगा ये सब चीजें रियल लाइफ में होती हैं, हर लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप एजुकेटेड पर्सन बनोगे तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वरना सोसाइटी तो ऐसी है ना, जिसको नॉलेज होगा वो आपको दबा के रखेगा, तो इन सब चीजों का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए क्या क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द, मैं हल्का ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है, ठीक है, टू कोप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिया, दिल्ली गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए, तो क्या है, वो पैसा क्या था, दान में था, नहीं आपको वापस करना पड़ेगा भैया, स्टेट्स उसको वापस करेंगी, ठीक है। आपको पैसा लोन के रूप में दिया गया, यानी आप पे क्या हो रही है, देखो सेंट्रल ने स्टेट को पैसा दिया, पैसा दिया तो स्टेट की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी लाइबिलिटी क्या क्रिएट हो गई कि आपको वापस भी करना है, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम अदर लाइबिलिटी, देखिए अगर आपको कोई भी मेरी तरफ से थोड़ी बहुत नॉइज आ रही है तो प्लीज उसको माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे यहाँ पे आसपास लोग आ जाते हैं, थोड़े बहुत शोर करने लगते हैं। अब लोग बाहर रोड पे चल रहे हैं तो मैं उनको चुप नहीं करवा सकता हूँ, बट हाँ आपसे माफी जरूर मांग सकता हूँ कि थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, तो प्लीज कोप कीजिएगा उस चीज के साथ, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, दिमाग को इधर उधर घूमने मत दीजिए, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम अदर लायबिलिटी, सरकार कहीं और से पैसा लेती है, सरकार अगर रिजर्व बैंक से लेती है, सरकार अगर वर्ल्ड बैंक से लेती है तो सरकार को वापस करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक से लेती है जैसे हमने अभी बताया सिक्योरिटी के द्वारा,
ठीक है, चाहे रिजर्व बैंक से सरकार पैसे ले, चाहे आप बोलोगे रिजर्व बैंक तो सरकार का खुद है, अरे खुद है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि पैसे निकालते रहोगे कभी भी आप, खुद का है इसका मतलब ये तो नहीं है कि पैसे निकालते रहोगे। तो यानी क्या है दैट अगर आप रिजर्व बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो आपको, अगर रिजर्व बैंक आपको गवर्नमेंट को लोन दे रहा है तो आपको उसको रीपे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, सरकार अगर कहीं से भी लोन लेती है, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीजें हैं, सरकार पैसे ले रही है या दे रही है, लोन के फॉर्म में है तो आपको वापस तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, लोन तो टैक्स, बोलोगे सरकार को मैं टैक्स भी दूं और तुम्हें पैसे भी दूं जो तुम वापस नहीं करोगे, ये तो अच्छी बात है यार। ऐसे तो नहीं होता है ना, आप अगर सरकार को पैसे दे रहे हो, लोन दे रहे हो, सरकार की सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, तो खरीद क्यों रहे हो आप, बेवकूफ को जो खरीद रहे हो, नहीं, ताकि सरकार वापस आपसे खरीदेगा और उसके बदले में आपको ज्यादा पैसा देगा, तभी तो आप ले रहे हो सरकार से। ठीक है, अदर अदर रिसिप्ट क्या होता है, आइए, अदर रिसिप्ट मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी इंडियन रेलवे में जो होना चाह रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन रेलवे के शेयर्स को बेच रही है। ठीक है, इंडियन रेलवे के शेयर्स को बेचना चाह रही है, प्राइवेटाइज डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। यानी क्या कर रही है, चाहे एलआईसी में इसी साल हुआ है, ये मैं लाइव एग्जांपल ले लेता हूँ। एलआईसी में हुआ है, एलआईसी क्या थी, गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट की एक बॉडी थी। ठीक है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता था। ठीक है, अब क्या है ना, एलआईसी के शेयर्स बेचे गए। ठीक है, एलआईसी के शेयर्स बेचे गए, तो सरकार ने क्या किया, एलआईसी के शेयर्स को बेचा और एलआईसी से पैसे सरकार के पास आए। अब देखो सरकार कर क्या रहा है, सरकार क्या कर रहा है, सरकार के पास पैसे आ तो रहे हैं, सरकार के पास मनी आ तो रहा है, लेकिन जो एलआईसी सरकार का शेयर था वो किसी और के पास जा रहा है, अदर्स पीपल के पास जा रहा है। यानी सरकार का एसेट्स कम हो रहा है, एलआईसी का शेयर सरकार का एसेट्स था, एलआईसी का शेयर सरकार का एसेट्स था, सरकार के पास पैसे आए तो एसेट्स गए, ये होता है कैपिटल। ठीक है, ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आया, यानी सरकार का एसेट्स रिड्यूस, पहले में क्या होता है, वो अगर लोन लेता है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, दूसरे में एसेट्स भी तो डिक्रीज हो रहे हैं। इस बारी सरकार ने पैसे लिए तो बदले में कुछ दिया ना उनको, क्या दिया, एलआईसी के शेयर दे दिए। ठीक है, वैसे ही रेलवे में करना चाहता है, रेलवे में अगर सरकार शेयर बेचेगा तो क्या होगा, सरकार को लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, बट मिलेंगे पैसे इसके बदले में, अभी तो सरकार का एसेट्स है ना, और रेलवे, वो रेलवे बेच देगा किसी और को। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, कुछ शेयर्स उनको दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरकार का जो एसेट्स है रेलवे वो कम हो जाएगा, सरकार का होल्ड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन पैसे आ जाएंगे इसके पास। तो क्या कर रहा है, सरकार पैसे ले रहा है बट बदले में एसेट्स को दे रहा है, यानी एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, तो इसी को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एक पहलू हमने इसको पूरा पढ़ लिया। अब आते हैं, अच्छा ये ना डिफरेंसेस दिए हुए हैं, बहुत प्यार से आपको समझ में आएंगे डिफरेंसेस, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत प्यार से इसके डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि ये आप इसको पढ़ो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये चीज नहीं आ रहा है, मुझे क्लियरली बोलना, जैसे आप फ्रैंकली बोलते हो अपने टीचर से, वैसे ही आप क्लियरली बोलना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा दूंगा चीजों को। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वीडियो भले 1 घंटे या 1.5 घंटे की हो रही है, जो भी हो रही है, वन गो में देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप नहीं बैठ सकते हो तो आप ब्रेक करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कंप्लीटली समझ जरूर लीजिएगा, एक बारी में देखोगे तो एक फ्लो में आपको पिक्चर क्रिएट हो, ब्रेक करके देखोगे तो हो सकता है आपको एक ही चीज को 2-3 बार देखना पड़ जाए। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बाकी आप कैसे हो वो आपको पता होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, बजट को ब्रेक किया था, रिसिप्ट में और एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट को फिर से ब्रेक किया था रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में। अभी तक तो मैंने आपको ये याद करवा दिया होगा। अब एक्सपेंडिचर को भी ब्रेक करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आइए इसको और इसको समझते हैं अब। ठीक है, समझे, चलें, आइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिएगा, याद रखिएगा, आर आर जो भी है ना, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, ये दोनों ना एसेट्स लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालता है। ठीक है, और जो भी सीसी वाला है ना, ये दोनों ही फर्क डालता है, सी आर सी और ई आर, सॉरी। ठीक है, सी आर और सीई, सी आर और सी, ये दोनों इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ये,
एक्सपेंडिचर, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स टू द गवर्नमेंट, सरकार खर्च तो कर रहा है बट एसेट्स नहीं क्रिएट हो रही, इसको भी समझेंगे एग्जांपल से। इट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की लायबिलिटी भी कम है। अब देखो जैसे हम कर रहे थे ना, वैसे गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है ना, गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च कर रहा है, ठीक है, सरकार जो है इकोनॉमी में खर्च कर रहा है, पैसा डाले जा रहा है, बट सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही। अब अगर हम कहीं कुछ पैसा लगाएंगे, हम अगर 1 करोड़ रुपए देते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर को, तो कम से कम एक फ्लैट तो आएगा ना कोई एसेट्स तो क्रिएट होगी ना। बट सरकार ऐसा खर्चा कर रहा है जिसमें उसके कोई एसेट्स क्रिएट हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर ये तो पहला कंडीशन था जब एसेट्स क्रिएट होनी चाहिए थी, या फिर सेकंड कंडीशन है जहां पे सरकार वापस से आपको पैसे इकोनॉमी में डाल तो रहा है, लेकिन उसकी लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी, बदले में इसकी लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी, बट लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही है, ना ही एसेट्स बन रहे हैं ना ही लिबिलिटी, यानी सरकार खर्च किए जा रहा है, ना ही उसका कर्जा कम हो रहा है। ऐसा होता कहीं किसी कर्जेदार को देता तो कर्जा कम होता, तो ना ही कर्जा कम हो रहा है ना ही एसेट्स बढ़ रहा है। अब बोलोगे सर क्या कंफ्यूजिंग चीज बोल रहे हो, बेटा यही चीज है, बस समझना है, दिमाग इतना शार्प कर लो ना, बिल्कुल समझ में आ जाए, मजा आ जाएगा ये चीजें कैसे क्या हो रहा है ना। अगर आपको समझने लगा ना, तो आप जब 5 लोगों के बीच में बैठोगे ना, जब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बातें चल रही होंगी, थोड़ा सा दिमाग वाली बातें चल रही होगी, तो आपको समझ में आएगा ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाओगे या दूसरे बच्चे को समझा पाओगे, ये ऐसे होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना ही एसेट, सरकार खर्चा कर रहा है, जबकि हम अगर खर्चा करेंगे तो या तो हमारा एसेट्स बनना चाहिए, ठीक है, या तो हमारा एसेट्स बनना चाहिए या फिर हमारा लाइबिलिटी कम होना चाहिए, बट ना ही एसेट्स बन रहा है ना ही लाइबिलिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या चीज है, पहले हम देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का वैसा खर्चा है एक साल का, जो कि ना ही कोई एसेट्स में कमी करता है ना ही कोई एसेट्स बनाता है, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, क्रिएट नहीं करता है, और ना ही आपकी रिडक्शन इन लायबिलिटी करता है, यानी वैसे खर्चे जो ना तो एसेट्स बनाते हैं ना ही आपकी लायबिलिटी को कम करते हैं, वैसे खर्चे। अब बोलोगे सर ऐसी क्या चीज होती है जो सरकार खर्च करती है इकोनॉमी में, ना ही सरकार का एसेट बनता है, क्योंकि अगर वो फ्लाईओवर बनाएगी तो वो तो एसेट्स है ना, बट समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो सरकार ने वेज बिल माफ कर देते हैं, ठीक है, वेज बिल होता है, गवर्नमेंट क्या करती है सब्सिडाइज रेट में क्रॉप खरीद लेती है, ठीक है, या फिर फार्मर्स के लोन को माफ कर देती है, तो क्या होता है, क्या सरकार की लाइबिलिटी थी उनके लोन को माफ करने की? नहीं, सरकार की लाइबिलिटी नहीं थी ना फार्मर के लोन को माफ करने की, लेकिन सरकार ने किया, ठीक है। अब सरकार ने इतने पैसे दिए बट उसके बदले में कोई एसेट्स मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। चलो इंटरेस्ट पेमेंट, अच्छा अगर हमने किसी से 100 रुपए लिया है और उसको 100 रुपए के बदले में मानते हैं 110 दे रहे हैं, तो 100 तो हमने लिया था, बट ये जो 10 रुपए है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अगर मैं उसको सिर्फ 10 रुपए दूंगा तब भी तो 100 रुपए उधार में रहूंगा ही रहूंगा ना मैं, क्यों? क्योंकि ये पैसा तो इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट के पेमेंट को करने के लिए ना ही आपका एसेट्स बनता है, ऐसा तो नहीं है आप 10 रुपए दे दोगे तो वो बोलेगा अच्छा चलो तुम्हारा लोन कम कर देता हूँ, नहीं, वो तो इंटरेस्ट का है। तो ना ही आपका एसेट्स कम होगा ना ही लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी 100 थी, 100 ही है, लेकिन 10 रुपए इंटरेस्ट का आपने दे दिया, तो ये ना ही आपका एसेट्स क्रिएट कर रहा है ना ही लाइबिलिटी कम कर रहा है, देख रहे पा रहे हो आप, ठीक है। देखो बेटा कहीं भी फंसोगे ना क्लियरली बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही कैटेगरी में सभी सभी बच्चों को, यूट्यूब में ये है कि एक ही कैटेगरी में हम सभी बच्चों को समझते हैं, बट मेरा मानना ये है कि हर बच्चे का स्तर अलग होता है, हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है, हर बच्चे का माइंड लेवल अलग होता है, किसी का शार्प होता है, बट आप सब सेम हो, सब में वो कैपेबिलिटी होती है कि आप जो हो अच्छे स्कोर कर सकते हो, बट आप सबका समझने का तरीका, समझने का स्तर अलग है। तो अगर किसी चीज किसी टॉपिक में ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही है ना, तो प्लीज मुझे बताना, मैं उस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। चलिए आप फ्री हो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ठीक है। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, सरकार जो सब्सिडीज में पैसे देती है, ठीक है, सरकार जैसे आप न्यूज़पेपर यूज करते हो, एक न्यूज़पेपर मान लेते हैं 20 रुपए का बनता है, बट आपको तो 5 रुपए का मिलता है ना, तो ये 15 रुपए कौन देता है? सरकार देती है। तो जो सब्सिडी के रूप में सरकार पैसा दे रही है, क्या सरकार का एसेट्स क्रिएट हो रहा है क्या? आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सरकार का एसेट्स क्रिएट नहीं होगा, लेकिन फिर भी दे रही है, तो ना एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ना ही सरकार की लायबिलिटी थी ना कि आपको 5 रुपए में पेपर दिलवाए, सरकार की लायबिलिटी नहीं थी ये, बट सरकार कर रहा है ताकि आप में अवेयरनेस फैले, बस इसी के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस परचेज, अच्छा डिफेंस परचेज, आप बोलोगे सर डिफेंस परचेज में तो सामान आता है ना, कैसी बात कर रहे हो,
एसेट्स बढ़ता तो है, हमने राफेल खरीदा, एसेट्स आया तो, हमने इतने बड़े जहाज खरीदे, आया तो। कैसे बोल रहे हो कि एसेट्स नहीं आया? नहीं आया। देखिए एसेट्स मतलब क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, वो चीजें जो इकोनॉमी के बेनिफिशियल के लिए यूज किया जाता है। अब आप देखो, आप चाहे 2 लाख का गन खरीद दो, बट क्या आपको खाना दे सकता है वो 2 लाख का गन? आपको भूख लगेगी, खाना दे सकता है क्या? आपको प्यास लगेगी, पानी दे सकता है क्या? वो चीजें सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। राफेल खरीदना या फिर तोपे खरीदना या फिर गन्स खरीदना, ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन लेकिन क्या ये इकोनॉमी, ये आपके लिए, मेरे लिए कोई पर्सनल एसेट्स क्रिएट कर रहा है क्या? शायद आप अभी इस पॉइंट को थोड़ा बहुत नहीं समझ पाओ, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना कि आपका डिफेंस परचेज सरकार चाहे जो मर्जी खरीद ले, ठीक है, बट राफेल खरीदा, उससे आपको क्या क्या कभी 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 बोला कि अच्छा आपने टैक्स दिया था जिससे हम राफेल खरीदे हैं, तो चलो एक राउंड घूम लो इससे? बोला है क्या कभी ऐसा? नहीं बोलेगा। तो यानी सरकार क्या कर रही है, वो जो परचेज है, आपको राफेल मिल तो रहा है, लेकिन सरकार का कोई एसेट, इकोनॉमी का कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है उससे, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार सर ऐसे कैसे हो रहा है? होता है, इकोनॉमिक्स में ये चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा फैक्ट्स के साथ होती हैं। मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना चाहता अभी, मैं बहुत ज्यादा आपको चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि आप पजल आउट हो गए। बट समझिए कि डिफेंस परचेज जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्यों? क्योंकि जो भी हम डिफेंस के लिए सामान खरीदते हैं वो इकोनॉमी को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करता है, ठीक है। इकोनॉमी को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करता है वो, इसी के लिए वो डिफेंस परचेज जो भी है वो चीजें नहीं करती है, क्या वो चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, ठीक है। आइए फिर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। रेवेन्यू के बाद कैपिटल, इट क्रिएट एसेट्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एसेट्स क्रिएट करता है, और इट रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों ही काम होता है। मैंने बताया था ना, सी आर और सीई, इन दोनों में फर्क पड़ता है एसेट्स और लाइबिलिटीज में। यहां भी एसेट्स और लाइबिलिटी में फर्क पड़ता है, जबकि आर आर और आर ई में एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एसेट्स को क्रिएट भी करता है और लाइबिलिटी को कम भी करता है। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, सरकार किसी चीज में खर्चा कर रही है, उससे सरकार का एसेट्स बन रहा है, हम किसी चीज में पैसे लगा रहे हैं, उससे हमें चीजें मिल रही हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा सरकार को एबनॉर्मल क्यों बना देते हो, ठीक है। जैसे सरकार ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, सरकार ने पैसा खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, सरकार को क्या मिला? लैंड एंड बिल्डिंग मिला, मिला ना एसेट, ठीक है। तो अभी बताया था ना ऊपर, क्या होगा, एसेट्स बनेगी भी, लायबिलिटी कम भी होगी। सरकार ने प्लांट एंड मशीनरीज खरीदा, मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा, तो क्या हुआ, सरकार ने खर्चा किया, बदले में उसको क्या मिला? एक्सपेंडिचर और मशीनरी। परचेज ऑफ शेयर, सरकार ने किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, जैसे बैंक्स की शेयर्स को परचेज कर लेता है, तो क्या होता है, सरकार खर्चा करती है तो एसेट्स भी तो मिलता है, सिंपल। सरकार ने लोन को पे ऑफ कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन को पे ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हुई। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, बदले में क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हो गई, लेस हो गई। तो समझिए यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटी दोनों में फर्क आ रहा है। होपफुली आप ना समझ पा रहे हो वो चीजों को, मैं एक शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अच्छा एक और दो दो टर्म है, ठीक है, यहाँ पे ना ये खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज है, जैसे वहां पे टैक्स आ गया था, टाइप ऑफ टैक्सेस, वहां भी वैसे ही छोटी सी चीज है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मैं इतना पढ़ाऊंगा नहीं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो बजट में एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपने लिखा था कि ठीक है हम राफ्टिंग करेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे, ये प्लान एक्सपेंडिचर था। बट वहां जाके आपने देखा रिवर राफ्टिंग के साथ मान लीजिए आपको आइस स्केटिंग भी करने का मौका मिल रहा है, आपने आइस स्केटिंग वहां पे लिखा नहीं था अपने बजट में, लेकिन अब सडनली मिल गया वहां पे तो आप करने चले गए, तो ये होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। सरकार ने पूरा रेलवे पे हम इतना खर्चा करेंगे, हम एजुकेशन पे इतना खर्चा करेंगे, अपने बजट में बताया, बट कोविड-19 सडनली आ गया, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था जो कि बजट में प्लान नहीं किया गया। हालांकि इस बारी के बजट में प्लान किया गया, उससे पहले वाले में हमारे लिए अनजान था। इस बारी में तो हमें पता था ना कि कोविड आने वाला है, हमें इसमें इतना पैसा इसमें डालना है, इतना पैसा इसमें डालना है, अंदाजा लग गया था। लेकिन क्या होता है, जो सडनली चीजें हो जाती हैं उसको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए अच्छा अब इसको समझ लेते हैं। देखिए यही फिगर में समझा रहा था, गवर्नमेंट बजट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, बजटरी रिसिप्ट एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट।
एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, सॉरी रिसिप्ट है ना, वो क्या करता है, डू नॉट क्रिएट, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एग्जाम्पल आपको काम आएगा, जब भी आप ऐसे कंफ्यूज होगे ना आपको एग्जाम्पल काम आएगा। रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट करने से क्या होता है, या तो आपका एसेट्स डिक्रीज होना चाहिए या लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये ना ही एसेट्स डिक्रीज करता है ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट में ये दोनों ही चीजें होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में अगेन क्या चीज हो जाता है, इसमें भी एसेट्स लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता है, यानी सरकार खर्चा तो कर रहा है लेकिन ना ही एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, खर्चा करने से एसेट्स इंक्रीज होना चाहिए, और लायबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए, तो ना ही एसेट्स इंक्रीज कर रहा है ना ही लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहां पे एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स इंक्रीज भी होती है लायबिलिटी डिक्रीज भी होती है। ठीक है, यहां भी देख लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता था, रिसिप्ट करेंगे तो क्या होगा, या तो एसेट्स डिक्रीज होना चाहिए था और लायबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए था, तो ये दोनों ही नहीं होता है। यहाँ पे भी एसेट्स रिसिप्ट करें तो एसेट डिक्रीज भी होता है और लायबिलिटी इंक्रीज, दोनों ही चीज होता है। ठीक है, बस इमेजिनेशन का खेल है, आप जितने अच्छे से चीजों को इमेजिन कर पाओ समझ पाओ बस। इसमें आ जाता है टैक्स नॉन टैक्स, इसमें आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्स एंड अदर रिसिप्ट, इसमें प्लान और नॉन प्लान आ जाता है। वेज बिल, इसमें आ जाता है वेज बिल, सब्सिडी, डिफेंस, ये सब चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे आ जाता है लैंड एंड मशीनरी, प्लांट, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, प्लांट मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, होपफुली ये पूरा गवर्नमेंट बजट का ना स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। मैं ये सच बता रहा हूँ, आप आगे जाके ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करोगे ना तो ये चीजें आपको, क्योंकि इससे ज्यादा है ही नहीं, यही चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब आइए छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चीज और बच गया, उसको भी पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, ये अगेन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये जो चीजें हैं डिफरेंशिएशन आप पढ़ना, आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा, थोड़ा सा रीडिंग करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए बजटरी डेफिसिट, डेफिसिट वर्ड का मतलब क्या होता है, डेफिसिट। ठीक है, अच्छा पीछे ना चैप्टर में हमने एक बार, याद है अभी पिछले चैप्टर में जब हमने करा था बैंकिंग, उसमें डेफर पेमेंट पढ़ा था। डेफर मतलब होता है समथिंग इन द फ्यूचर, डेफर और डेफिसिट दो अलग वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। डेफर मतलब होता है समथिंग इन फ्यूचर यानी फ्यूचर पेमेंट, डेफिसिट मतलब होता है कमी, उधारी। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो ना मैं डेफिसिट में हूं, मैं उधार में हूं। ठीक है, तो सरकार बजट भी डेफिसिट में जाता है क्या सर, हाँ बिल्कुल जाता है ना। कैसे जाता है, जब सरकार अपनी टोटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा कर दी, जैसे खर्च सरकार ने 100 कर दिया और रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट सिर्फ 90 हुआ है, तो सरकार 10 के लॉस में चली गई ना। जैसे देखिए, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है, यही होता है बजटरी डेफिसिट। यानी सरकार ने 100 रुपए खर्चा कर दिया इकोनॉमी में, बट रिसिप्ट सिर्फ 80 का हुआ, तो 20 रुपए के सरकार लॉस में नहीं चली गई, तो माइनस साइन तो नहीं आएगा, बजटरी डेफिसिट पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, 20 रुपए का लॉस में। अब आप ही सोचो ना, आप गए किसी शॉप पे मोमोज खाने के लिए, आपने 100 रुपए का मोमोज खा लिया, आप अपने जेब को चेक किया तो आपने देखा कि यार 80 रुपए ही मेरे पास। अब दुकान वाले क्या बोलेगा, सर 20 रुपए कम है, प्लीज बर्तन वर्तन मत धुलवाओ मेरे से। ठीक है, कुछ मैं ना कल पक्का आके दे दूंगा, ठीक है, भले आप जाओ या ना जाओ लेकिन कल पक्का आके दे दूंगा, ऐसे ही करते हो। तो ये क्या हो जाता है, ये आप डेफिसिट में आ गए, उधार में आ गए। यही गवर्नमेंट भी, बजट भी डेफिसिट में आती है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है और ज्यादा दिखा देती है और खर्चा इनकम कम होता है। जब खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो सरकार उधार में जाएगी, सिंपल सी चीज है। तो बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसिप्ट। बी, जब एक्सपेंडिचर बजटरी रिसिप्ट से ज्यादा होता है, जब खर्चा इनकम से ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट। ठीक है, अब आ जाइए, डेफिसिट को तीन तरह से मेजर करते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का हल्का समझाऊंगा, समझ लेना, वैसे ज्यादा ही समझाऊंगा, ऐसा भी नहीं समझाऊंगा कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ। ठीक है, रेवेन्यू, बजटरी डेफिसिट में तीन तरह से मेजर किया जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तीन तरह से डेफिसिट को मेजर किया जाता है। अब क्या क्या चीजें हैं, ये 1 मार्क्स में डेफिनेटली ये आएगा, डेफिनेटली आप उन्हें से 100% लिखवा लो कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इसका एक क्वेश्चन 100% श्योर हूं मैं। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सिंपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है हमें पता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है हमें पता है। एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज्यादा होता है तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ठीक है,
सिंपल, आपको ना बस फॉर्मूला बेसिस पे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बट मांगा हुआ नहीं, ठीक है बोरोइंग वाला नहीं। अब आप सोचो जैसे आप मोमोज खाने गए थे, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, आप मोमोज खाने गए थे, आपने 100 रुपए का मोमोज खा लिया, ठीक है, 100 रुपए का मोमोज खा लिया। अब क्या है, अब आप शॉप वाले ने बोला भैया हम नहीं मानेंगे, 100 रुपए दे के जाने पड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे वरना ऐसे आपको। तो आपने देखा उधर से आपका एक फ्रेंड आ रहा था, ठीक है, फ्रेंड आ रहा था तो आपने क्या बोला उसको, बोला अरे भाई 20 रुपए दे दे मेरे को, इसको देना है, मैं ना तुझे बाद में दे दूंगा। तो आपने क्या किया, उससे बोरो कर लिया पैसा, आपने 20 रुपए अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया और आपने यहाँ पे इसको 100 रुपए दे दिए। बट आप अगर इसको 100 रुपए दे भी देते हो तब भी तो 20 रुपए के फ्रेंड से उधार पे होना, ठीक है। हाँ जस्ट एक मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा लैग किया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप 20 रुपए के उधार पे तो हो ना। आपने मान लेते हैं 100 रुपए आपने 20 दे दिया दुकान वाले को, 20 रुपए अपने दोस्त से उधार लेकर के, ठीक है। बट 20 रुपए के उधार में तो हो ना आप, इसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी सरकार का वो सारा खर्चा, सरकार का सारा खर्चा माइनस सारा रिसिप्ट, बट वैसा रिसिप्ट नहीं जो कि आप मांग के लाए हो, ठीक है, वैसा रिसिप्ट नहीं जो आप मांग के लाए हो, ठीक है। आपसे मम्मी, अच्छा मान लो फिस्कल डेफिसिट क्या है, आपसे मम्मी ने पूछा कि बेटा बताओ कितने रुपए का मोमोज खाया, आपने बोला 100 रुपए का, ठीक है। आपने बोला, फिर मम्मी ने बोला यार तुम्हारे जेब में तो सिर्फ 80 रुपए थे, तो आपने बोला हाँ 80 रुपए थे, मैंने दोस्त से बोरो कर लिया। तो मम्मी ने बोला 100 रुपए का मोमोज माइनस आपने दोस्त से 20 रुपए बोरो किए, यानी आप अभी भी क्या हो, आप 20 रुपए के उधारी में हो ना, ठीक है, 20 रुपए के उधारी में हो आप, ठीक है। तो ये होता है बजटरी फिस्कल डेफिसिट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, आगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट मतलब होता है, इसको ना आप समझ कम पाओगे तो आप ना इसको बस देख लो एक बारी, क्या ताकि एग्जाम में हो जाए। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट अभी हमने देखा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। अब जब हमने बोरोइंग को हटा दिया तो बोरोइंग के इंटरेस्ट को भी तो हटाएंगे। बोरोइंग हटा दिया हमने, जिससे उधार लिया था उस पैसे को इंक्लूड नहीं किया हमने। और तो उसका जो इंटरेस्ट जो मैंने दो से लिया था 20 रुपए, उसने बोला मैं वापस में 22 रुपए लूंगा, तो मैं और ज्यादा उधार में आ गया ना। पहले तो मैं 20 रुपए उधार में था, अब मैंने 20 रुपए दुकान वाले को देने के चक्कर में मैंने क्या किया, दोस्त से 20 रुपए उधार लिया, उसने बोला 20 के बदले 22 लूंगा मैं। तो पहले तो मैं सिर्फ 20 रुपए के उधार में था, अब मैं 22 रुपए के उधार में हूं। समझ में आ रहा है? अगर होपफुली आ रहा हो तो समझिएगा, बस सिंपल सी इतनी सी बात कह रहा हूं मैं। 100 रुपए आपने लिया, आपके जेब में 80 रुपए थे, ठीक है, लेकिन उस दुकान वाले ने बोला मुझे 100 चाहिए, तो आपने 100 रुपए देने के लिए आपने दोस्त से 20 रुपए उधार ले लिया। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आपने 20 रुपए उधार ले लिया, ठीक है। बट एट द एंड आप इसको दुकान वाले को तो दे दोगे, लेकिन उधार में तो रहोगे। तो ये हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट। अब क्या है, 100 रुपए आपने फिर से दुकान में खाया, आपके पास 80 रुपए थे, आपने अपने फ्रेंड से 20 रुपए लिया, लेकिन फ्रेंड ने बोला कि 20 रुपए दे रहा हूं लेकिन लूंगा 22 रुपए, तो आप 22 के उधार पे चले गए ना। अब क्या है, आप इसको दुकान वाले को तो दे दोगे, लेकिन आप तो 22 रुपए के उधार पे ही रह जाओगे ना, ठीक है। 20 रुपए फ्रेंड का, 20 रुपए फ्रेंड का और 2 रुपए इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फिर प्राइमरी डेफिसिट। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्या कैसे वर्क हो रहा है। जैसे एक मिनट, ठीक है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, चीजों को समझा है, आपको होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। चीजों को बस आपको करना क्या है, आप इसको एक कॉपी ओपन करो, कॉपी में लिखने की कोशिश करो जितनी चीजों को पढ़ाया है, ठीक है। मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूं, ठीक है, छोटा सा रिकैप दे देता हूं। क्या होता है बजट? बजट को दो हिस्सों में बांट दिया हमने। आ गया क्या, हमारे पास आता है रिसिप्ट साइड और एक आता है एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। रिसिप्ट को दो हिस्सों में हमने बांट दिया, ये हो जाता है बजट, क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और बजटरी रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर को हमने ब्रेक कर दिया, ये आ जाता है क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सॉरी बजट एक्सपेंडिचर कैपिटल। देर से पढ़ा पढ़ा के ना, इतनी देर से बोलते बोलते बिल्कुल थक जाते हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये दोनों चीजें होगी। हमने इसको भी पढ़ा, हमने इसको भी पढ़ा, इसको भी पढ़ा, हमने चीजों को समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि बजट, गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में भी जाता है, गवर्नमेंट
डेफिसिट में भी जाता है, ठीक है, डेफिसिट में जाता है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? उधार। यानी जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा कर देता है, जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है, तो वो गवर्नमेंट डेफिसिट में चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद आ जाता है क्या? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बट अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग को हटाना है हमने, ठीक है, अदर देन बोरोइंग। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है या यहाँ पे लिख दूं? चलिए यहाँ पे होपफुली आपको दिख रहा होगा, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाता है हमारे पास? प्राइमरी डेफिसिट मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट आया था, फिस्कल डेफिसिट आया था माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। इतनी सब चीजों को हमने पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेटा इसको बस रिवाइज कीजिए, एक कॉपी ओपन कीजिए, चीजों को लिखिए कि आपने पॉइंट लिखे, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, पॉइंट में लिखिए कि क्या क्या चीजें आपको समझ में आई है। जैसे इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, इसको दो लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, एक एक दो दो लाइन में सबको एक्सप्लेन करते जाइए। आपके पास अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे। और मैंने पहले ही बोला था, आपके नोट्स से बेहतर कोई चीज नहीं है दुनिया की। आप अपने नोट्स को तैयार करो, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आपको अगर मेरे क्लास का पीडीएफ चाहिए, ये बुक्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज नेशन। ये हैशटैग नॉलेज नेशन, यानी कि नॉलेज नेशन से आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टा पे भी इसी नाम से मैं मिलूंगा आपको, फेसबुक पे भी इसी नाम से मिलूंगा, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।